हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस महीने की इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट की न्यूज को, वो भी इमेजेस के साथ। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक टाइगर इनके ऊपर हमले कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब टाइगर नाखुश हैं कि बाहर इतना पोल्यूशन है, नदियां बाहर आ रही हैं, पोल्यूशन फैल रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो असल में लोग बैठे क्यों हैं? ये लोग बैठे हैं सीओपी में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। ये कहाँ हो रही है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। प्लस इस इमेज के थ्रू आप रिवाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो असल में हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ इमेजेस देखेंगे, इनके थ्रू टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। पहली बात, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, कहीं किसी शहर की याद दिला रही है? यूएई, दुबई। तो यूएई का क्या रोल है? इंडिया में एक नया टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया, वो कहां पर है? यूएई के अलावा कहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्यों आखिरकार इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? जहां एक शहरों में ऐसे भाप निकल रहा है, इस भाप को कंट्रोल करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? क्या दिल्ली जैसे देश में जहां गर्मी बढ़ती ही जा रही है, ऐसा फॉग बन रहा है सर्दियों में, क्या इसके लिए कोई स्टेप्स लिया गया है कि नहीं? और जहां पर फैक्ट्रीज में ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, इसको बदलने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर में बदलाव करने के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं? ये सब इस महीने में हुआ है और आइए डिस्कस करते हैं इन सबको, इमेजेस के थ्रू रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले बात हुई है कहाँ और क्या। तो COP29 ये कहां पर हुआ? तो अजरबैजान में। अब भाई साहब अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब पहला सवाल मेरा आपसे कि बाकू है कहां पर? बाकू है ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर कहां? इंडिया से चले पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहुंचे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साइड में ईरान, ईरान से जब आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा अजरबैजान। अजरबैजान के साइड में कैस्पियन सी है और नीचे ईरान है। अजरबैजान में ही बाकू का शहर है जहां इस बार COP की मीटिंग हुई। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुई हैं, उनको जरा याद करते हैं। सबसे पहले बात हुई कि एक ग्लोबल कार्बन मार्केट को हम इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि कार्बन में ट्रेडिंग हो सके। क्या है कि अगर आप इमिशन कम करोगे तो आपको कुछ ऑफसेट पॉइंट्स मिलते हैं। उस ऑफसेट पॉइंट्स की आप खरीद बिक्री कर पाओ या उन सर्टिफिकेट की खरीद बिक्री कर पाओ, जिससे डायरेक्ट रिसोर्सेज बन पाए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत या बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनको अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा। हम जो पावर अभी थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं, उसको हमें बदल के कहीं और लेके जाना पड़ेगा। अब कोयला भारत में है, थर्मल पावर प्लांट पहले से है, हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे तो हमें कहीं से यूरेनियम लाना पड़ेगा, पावर प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे। खर्चा कौन देगा भाई? तो इस तरह के खर्चों के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज को हो रहा है, रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए ग्लोबल कार्बन मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और पहले एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया में तबाही जो मचाई वो किसने मचाई? डेवलप कंट्रीज ने मचाई। लेकिन आप क्या स्टेप ले रहे हैं इसके लिए? कुछ स्टेप तो लिए नहीं, तो उसके लिए एक फंड बनाओ। तो उस फंड के बारे में, उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में यहाँ बात की गई। ये भी बोला गया कि ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड बनाना पड़ेगा। लगभग 1500 गीगावाट की कमिटमेंट की बात यहाँ की गई है कि 2030 तक इतना एनर्जी स्टोर करने के लिए हम एक पावर ग्रिड बना देंगे ग्लोबली। कितना? 1500 गीगावाट। एक हाइड्रोजन डिक्लेरेशन लॉन्च हुआ, जहां हमने बात करी कि हाइड्रोजन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे भविष्य में, जो एक भविष्य का ईंधन है, इसके प्रोडक्शन में वही पद्धति इस्तेमाल होगी, वही प्रोसेस यूज होगा जो क्लीन हो और क्लियर हो। तो जो ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है फॉसिल फ्यूल, इसको खत्म करेंगे और इसको क्लीन तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। बात ये भी की गई कि हाइड्रो पावर जो जनरेट करते हैं, मतलब पानी से जो बिजली बनती है, इसको भी हम क्लीन करेंगे। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितने क्लीनर तरीके से हो पाए वहां हम जाएंगे। फिर एक बाकू हर्मीनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया FAO के साथ कोलेब्रेशन में। यानी यहां पर फोकस है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रभाव पड़ा है, उसके लिए अलग अलग क्या सिस्टम्स लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं एडेप्शन और मिटिगेशन के क्षेत्र में। अब सवाल होगा आपके अंदर कि एडेप्शन और मिटिगेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, मिटिगेशन का मतलब होता है, मान लो आप एक घर में बैठे हो, उस घर में अचानक गर्मी बढ़ गई, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो पंखा चला दोगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। पंखा चला दोगे, अगर धूप तो पंखा चलाओगे और AC ऑन करोगे, जहां भी जिस भी तरह से, उस तरह से आप इसको अडेप्ट करने की कोशिश करोगे। आपको पता है गर्मी तो इतनी ही रहनी है, तो मुझे खुद को ही अडेप्ट करना पड़ेगा, हवादार कपड़े पहनने पड़ेंगे, पंखा चलाना पड़ेगा। तो आप अडेप्ट कर रहे हो एनवायरमेंट के हिसाब से। लेकिन मान लो आपको पता लगे गर्मी का कारण ये है कि कहीं आग जल रही है, कहीं पर हीटर ऑन है, तो आप क्या करोगे? हीटर को जाके बंद कर दोगे, यानी जो सोर्स ऑफ हीट है उसको बंद कर रहे हो। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ मिटिगेट कर रहे हो। और जब अपने कपड़े आप हल्के पहन रहे हो, पंखा चला रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ एडेप्शन कर रहे हो, यानी गर्मी के हिसाब से अपने एनवायरमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो गर्मी तो नहीं बदलने वाली। लेकिन जब आपको पता है कि कहीं आग जल रही है, तो आप आग बुझा दो, तो यानी आप कॉज को कंट्रोल कर रहे हो। तो ग्लोबल वार्मिंग के केस में भी जब हम किसी चीज को, किसी मेजर को मिटिगेट यानी कम करते हैं, तो मिटिगेशन कहलाता है। जब उसको कंट्रोल करते हैं तो वो चेंज करते हैं, एडेप्शन कहलाता है। तो मिटिगेशन एडेप्शन आप सीख चुके हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं डिस्कस बाकू में, जहां पर वो शेर कूदा है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं, शेर इसलिए भी परेशान है कि गरीब लोगों की आप मदद नहीं कर रहे हो। जो गरीब लोग कौन है? वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो मांग रही है अपना पैसा,
लेकिन उनको पैसा मिल नहीं रहा। तो एक बात की गई ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की, जहां पर पहले क्या था, एक बड़ी बात की गई थी कि हम एक ऐसा गोल अचीव करना चाहते हैं जिस पर हम क्लीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, एफिशिएंट एनर्जी पे फोकस करेंगे। लेकिन जो देश है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको उस लेवल पर लाने के लिए जो चीजें छोड़नी पड़ रही हैं, हमें एनटीपीसी के पावर प्लांट को बंद करके न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, यूरेनियम चाहिए, कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? तो इसके लिए ओवरऑल $700 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये अमीर देश बात कितनी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 250 बिलियन ही देंगे, 250 बिलियन देगा, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा अपना। तो एक बड़ा चैलेंज है कि जो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात की है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, कि क्लाइमेट फाइनेंस जो हम करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो फाइनेंसिंग की जरूरत है, उसके लिए जो लॉस एंड डैमेज फंड चाहिए, जो एग्रीमेंट चाहिए कि भाई कितना कितना लोग इसमें पैसा लगाएंगे, उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग देशों की, वो अपने देश की कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है, अमीर देश पैसा देने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है कि लॉस एंड डैमेज फंड हो, या जो हमें क्वांटिफाइड गोल है जो हमारा, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे, फाइनेंस नहीं कर पा रहे इस चीज़ों को। तो एक बड़ा कंसर्न ओवर क्या सामने आया है। तो नतीजा क्या है इसका, हमें ज़रूरत है कि जल्दी से हम लॉस एंड डैमेज फंड को इनिशिएट करें, जो ग्लोबल कोऑपरेशन है इसको बढ़ाएं। कैसे कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो जो जिसका कंट्रीब्यूशन है, जितना पैसा उनको देना चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जिसे कहते हैं ना पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि आपने इतना सारा पॉल्यूट किया है तो पैसा भी तो दोगे ना भाई, आपके पास तो बजट भी ढेर सारा है, तो दो इधर पैसा, ताकि गरीब लोग अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकें। हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे और इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। ये भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया था 2015 में। तो ऐसे इनिशिएटिव्स में क्या हो रहा है, आप क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, जहां पर बहुत धूप है, गर्मी है, उन इलाकों में क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने के लिए आप सोलर एनर्जी का सहारा लोगे, जो क्लीन भी है और ईजियर भी है। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ऐसे और इनिशिएटिव्स खड़े करने चाहिए विंड एनर्जी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, जो लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि चीप और बेहतर अल्टरनेटिव जो कंट्रीज अफोर्ड कर पाए, डेवलपिंग कंट्रीज, वो उनको मिल पाए। लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो इसलिए जरूरत है इस तरह के बदलावों की। इसके अलावा एक और बात की गई, ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया, जहां इंडिया ने बोला भाई हम तो ना ले रहे ऐसी प्लेज। यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोबल मीथेन का एमिशन 2030 तक हम रिड्यूस करेंगे। ये लगभग 30 कंट्रीज ने ये बात की है कि दुनिया के 10 में से 7 जो इमिटर्स हैं टॉप के वहां आए हैं, उन्होंने बोला है कि 47% ग्लोबल मीथेन इमिशन यही लोग करते हैं। तो इनका कहना है कि हम मीथेन को कम करेंगे। इंडिया आज इसको साइन नहीं किया है। इनका गोल क्या है, मीथेन इमिशन को कम करना, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट सेक्टर को हम इसमें कंट्रोल करें। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे देशों का कहना है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें हमारी कई इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए हम इसको साइन नहीं कर सकते। तो इंडिया इज नॉट पार्टी ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज में बोला क्या गया है, इसमें बोला गया कि हम मीथेन को कम करेंगे, प्रोडक्शन खत्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ये कमिटमेंट की गई है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ग्लोबल मीथेन प्लेज में इंडिया पार्ट नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। एक और जिसके बारे में बात की गई वो है फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को आप अक्सर समझोगे, सुनोगे नाम, तो वो होता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में, लेकिन यहाँ नॉन प्रोलिफरेशन है फॉसिल फ्यूल में। इसमें बात ये की गई है कि देशों के ऊपर टारगेट बनाया जाए, लीगली बाइंड किया जाए कि भाई अगर आपने कोयला जलाया बिजली बनाने के लिए, कोयला जलाया किसी और चीज के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं अडॉप्ट की, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। इसको 14 देशों ने कहा है कि हाँ हम इसका सपोर्ट करते हैं। अभी 14 देश कौन से होंगे, भारत तो होगा नहीं इसमें किसी हाल में, चाइना तो होगा नहीं। तो जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जो डूबने वाले हैं, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, इस तरह के जो देश हैं, वो छोटे छोटे देशों ने बोला नहीं, हमें ऐसा फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि फॉसिल फ्यूल जलाना बाकी लोग बंद करें, पेट्रोल कोयला जलना बंद हो, ताकि हमारे आइलैंड डूब न जाए, क्योंकि कई सारे आइलैंड डूबने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इन देशों ने कहा नहीं नहीं हम नहीं मान रहे, हम एक एनपीटी लेके आएंगे फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट। तो इंडिया इसका पार्ट है नहीं। सो रिमेंबर, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। याद रहेगा, FFNPT क्या है, फॉसिल फ्यूल पे भी ऐसी बातें हो रही हैं, इंडिया इन सबसे बाहर है। एक और इनिशिएटिव एक बार लॉन्च हुआ, बेसिक कंट्रीज। अब बेसिक कहां से आ गए, बेसिक मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये 4 देशों का ग्रुप है। ब्रिक्स के अलावा ये एक जगह और ये सारे मिल जाते हैं। ब्रिक्स में तो बड़े लेवल पर है, रशिया भी। यहाँ पर बेसिक कंट्रीज कौन सी हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कंट्रीज जो डेवलपिंग है। हालांकि चाइना भाई साहब तो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, लेकिन इन कंट्रीज ने साथ आगे बोला है कि हमें COP29 में डिस्कशन करना है किस चीज के ऊपर, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स के ऊपर बात करनी है। असल में ना एक इनिशिएटिव आने वाला है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमीर कंट्रीज जो हैं, ये बोलते हैं कि जो जिन देशों से हम इंपोर्ट ले रहे हैं, जिन देशों से हमारे देश में एक्सपोर्ट होगा, भारत कर रहा है, चाइना कर रहा है, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है,
वहां पर जो देश इस तरह के फैक्ट्रीज लगाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, पोल्यूशन फैलता है, हम उनसे एक्सपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। उन देशों से हमारे देश में सामान आएगा तो उन्हें पोल्यूशन पे एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ होते ही क्या होगा, भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश, साउथ अफ्रीका देश जैसे देशों को बहुत नुकसान होगा। फायदा किसे होगा? जापान को, साउथ कोरिया को, यूरोपियन कंट्रीज को, जो बेहतर लेवल पर है। तो ऐसी, जैसे आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लाना चाहते हो, इन जैसे मैकेनिज्म से डेवलपिंग कंट्रीज को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए बेसिक नेशंस ने बोला है कि भाई ये काम नहीं चलने वाला। तो चाइना इसमें इंडिया के साथ है और बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर आपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी चीजें लेके आ गए मार्केट में जिससे ट्रेड को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसका पूरा पूरा क्या नतीजा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपिंग कंट्रीज की बनती है कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम उन चीजों की फैक्ट्रीज बंद करके क्लीन फ्यूल की तरफ ट्रांसफर हो पाए, जिससे कि हमारे देश में भी बाढ़ कम आए, हमारे देश में भी गर्मी कम हो। पर हम करेंगे कैसे? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है। उल्टा आप हमें टेक्नोलॉजी और पैसा भी नहीं दे रहे, उल्टा हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है उसको भी कम कर दे, तो हमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होगा, हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा, हमें जो जो भी फायदा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा और हम और गरीब हो जाएंगे। जब और गरीब होंगे तो और कहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे? तब तो हम और कोयला जलाएंगे। तो इसलिए इसके खिलाफ बात की गई और बोला गया कि ऐसे कुछ मैकेनिज्म पेरिस अकॉर्ड्स को वायलेट करते हैं। पेरिस अकॉर्ड्स में बात की गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप सेफगार्ड करोगे, कि वो बेचारे अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं। तो बेसिक कंट्रीज सीबीएम के खिलाफ साथ में आई है। सीबीएम क्या है? क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसके बारे में बात करी। क्या है बेसिक कंट्रीज, ये बात करी। क्या इनकी अपील है, हमने ये भी बात करी। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये मैंने देख लिया कि ऐसा होगा जैसे भारत, चाइना, गरीब देश जो है, चाइना को हटा दो, फिर भी चाइना हमारे साथ है, कि उनकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, डेवलप कंट्रीज को फायदा मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज को फायदा मिलेगा। तो इसका फायदा करके, डिस्ट्रप्शन करके, उल्टा ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। इसे चेंज करने की जरूरत है। तो सीबैन क्या है, क्या इशू है इसको लेकर, क्यों बेसिक कंट्री साथ आई, बेसिक कंट्री कौन कौन सी हैं, ये हमने जान लिया। आगे बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की। ये COP29 में बात की गई और लॉन्च कौन कर रहा है? जो उस बड़ी बिल्डिंग वाला देश यूएई। यूएई ने जिम्मा उठाया कि भाई दुनिया में एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने की जरूरत है ताकि जो चीजें और एफिशिएंट हो पाए। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी को दुगना करेंगे। जैसे अभी मान लो आपका फ्रिज है, वो 5 स्टार रेटेड है तो बिजली कम खाएगा, 3 स्टार रेटेड होगा तो बिजली ज्यादा खाएगा। तो उस तरह आप एफिशिएंसी ज़रा बढ़ा रहे हो। तो बोला गया है इस एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस के तहत कि हम 2030 तक कार्बन इमिशन को कम करेंगे। कैसे? हम एफिशिएंसी को डबल कर देंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को, ताकि एनर्जी कम चूसे मशीनें तो कम होगा। तो इसमें यूएई ने बोला है हम अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। कैसे होगा ये सब? इसमें जो बाकी देश और यूएई भी नॉलेज शेयरिंग करेंगे, देशों के बीच में कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा जाए, और फोकस कंट्री के ऊपर हम फोकस करके ध्यान रखेंगे कैसे इन चीजों के ऊपर हम कमी पा सकते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स भी न्यूज में है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, कैसे हम फोकस कंट्रीज और एरिया पर फोकस करके इसे रिड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और चीजें जो बात की गई। जैसे सीओपी ने कार्बन क्रेडिट ट्रेड को बोला कि हाँ ठीक है, अब ग्लोबल कार्बन मार्केट बनेगा जिसके तहत जो कंट्रीज हैं वो कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल करके, सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आपस में इसको ट्रेड कर पाएंगे, जिससे कि फिर प्रोडक्शन कम होगा। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है ये? तो इसमें बायलैटरल ट्रेडिंग हो पाएगी कंट्रीज के बीच में कार्बन क्रेडिट को लेकर। और ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी अलायंस क्या है, ये भी हमने बात कर ली। यूएई ने बोला है कि हम इसको लेके आ रहे हैं, इसमें लीडिंग रोल प्ले करेंगे, नॉलेज शेयरिंग बढ़ाएंगे, कैसे पॉलिसी बढ़ानी है, कैसे आपको चीज़ें बदलनी है ताकि आप और एफिशिएंट हो जाओ। फोकस कंट्री का बात किया गया कि जो प्लान्स होंगे और फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, कैसे टेक्नोलॉजी बनानी है, उसको डेवलप करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है, उन कंट्रीज पर फोकस किया जाएगा, जिनमें फोकस कंट्रीज होंगी अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया मेजरली। और एक बात जो इंपॉर्टेंट हुई है वो है CBD में, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये हुई है काली में। काली माता से आप इसको याद कर सकते हो। काली कहाँ है? कोलंबिया का एक शहर है। यहाँ पर CBD की मीटिंग हुई जो कि नवंबर में खत्म हुई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुई है। इन्होंने कहा है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को और बचाना है। बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो डिक्लेयर किया था उसको हमें और बेहतर तरीके से पुश करना पड़ेगा। अब कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, इसमें बात की गई थी कि 2030 तक हम अपने 30% लैंड और वाटर को बचाएंगे। इसका गोल सेट किया गया था। इसके अंदर बात की गई थी
कि एक पूरा ग्लोबल प्लान बनाया जाएगा कैसे कि आप अपने देश की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे, तो उसको लेकर और यहाँ पर तेजी के साथ चीज़ों को पुश किया गया। थोड़ा सा सांस लो, रुको, मुझे बताओ सीबीडी की मीटिंग कहाँ हुई है, सीओपी, और हमारा वो क्लाइमेट टॉक कहाँ हुआ है? वो बाकू में हुआ था, अजरबैजान। ये काली में हुआ है, कोलंबिया में। यहाँ पर बात ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बचाने के ऊपर है। यहाँ बात किस चीज़ के ऊपर है कि कैसे जो 30 by 30 का हमारा एजेंडा था उसको पूरा किया जाए, कैसे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच में जो आउटकम है उसको हम समझें। यहाँ बात की गई है कि एक इंपॉर्टेंट इशू है जो है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी जो हम जेनेटिक रिसोर्सेज है, मान लो जेनेटिक रिसोर्सेज से कोई फायदा हो रहा है, कोई चीज़ आपको पता लग रही है, उसका फायदा जब हो जा रहा है तो वो मान लो अमेरिका या जर्मनी जैसी कंपनीज कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, लेकिन जो जेनेटिक्स का फायदा उठा रहे हैं प्लांट की चेंजेस करके, क्रॉप्स की चेंजेस करके, मेडिसिन की चेंजेस करके, वो सब उन्हें मिला कहाँ से? तो वो मिला आपको कोलंबिया से, वेनेजुएला से, आपको नेपाल से। तो इन देशों के पास क्या उसका कोई फायदा पहुंचेगा या डेवलप कंट्रीज और बड़ी कंपनियां अपने पास रख लेंगी? तो उसके ऊपर बात किया गया है कि कैसे जो जेनेटिक डेटा है उसका जो फायदा हो रहा है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, दवाइयां बनाने में, इन सब को उन कंट्रीज और कम्युनिटीज के साथ भी शेयर किया जाए जहां से रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, आपने कोई तेल बना लिया जिससे बाल उगते हैं, पर जिस ट्राइबल कम्युनिटी से वो तेल लिया उसको भी तो कुछ फायदा दो भाई। तो ये बातें की गई हैं जहां पर एक इशू है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के ऊपर एक डिबेट है। फिर बात की गई कैसे ज़रूरत है कि फंडिंग मैकेनिज्म बेहतर हो सके ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी हैं, उनको हम सपोर्ट कर सके ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस एफर्ट में वो बड़ा रोल प्ले कर सके, क्योंकि उनके बिना संभव ही नहीं है। और जैसे बताया गया था कुनमिंग में एक बायोडाइवर्सिटी फंड भी बात की गई थी। कुनमिंग कहाँ है भाई? कुनमिंग चाइना में है, म्यांमार के साइड वाले एरिया में कुनमिंग पड़ता है, वहाँ से वो रोड वोड बनाते रहते हैं। एक टाइम में कुनमिंग कोलकाता कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात थी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। तो कुनमिंग कहाँ है? म्यांमार की साइड से, चाइना में। तो कुनमिंग में बोला गया था कि एक $200 मिलियन का हम कंट्रीब्यूशन होगा चाइना से, जिससे कि हम 2030 का जो एजेंडा है, हमारे जो एसडीजी टारगेट्स हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। इस बार क्या हुआ, एक काली फंड की बात की गई ताकि एक नया मैकेनिज्म होगा काली फंड का, जिसमें कि जो डिजिटल जेनेटिक डाटा मिलता है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग हो सके। जिस कम्युनिटी या जिस इलाके से आपको फायदा मिल रहा है, जहां से आप जेनेटिक सीक्वेंस उठा रहे हो, जिससे आप दवा बना रहे हो या टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हो, तो जिस कम्युनिटी से वो डेटा या चीजें आप उठा रहे हो उसको भी तो कुछ फायदा करो। तो काली फंड, कुनमिंग फंड किससे जुड़ा है? सीबीडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक। और जो पहले हमने फंड की बात की, एडेप्शन फंड, वो कहाँ का है? वो हमारा पेरिस से ही वो जंग छिड़ रही है उसके ऊपर। फिर एक बात की गई कि डेवलपिंग कंट्रीज को और ज्यादा पार्टिसिपेट करना है ताकि सिंथेटिक बायोलॉजी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ सके, यानी एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जा सके जिससे कि सिंथेटिक बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी बनानी है, बचानी है आपको, तो सिंथेटिक बायोलॉजी पे आप निवेश करके कैसे उस टेक्नोलॉजीज के थ्रू इनको बचा सकते हो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आज के टाइम में जीएमओ की बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, या आप डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हो, कुछ नई दवा बना रहे हो। आजकल तो सब कुछ सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू होता है। नहीं, हम बायोलॉजी में बदलाव करते हैं, जीन रेप्लिकेट करते हैं, उनमें ऑर्गेनिज्म तक डेवलप कर रहे हैं, नई नई क्रॉप्स बना रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो सब सिंथेटिक बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर किसको फायदा है? जिन कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से डेवलप्ड है, यूरोप की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, जहाँ बिग फार्मा कंपनीज है, कुछ फायदा भारत जैसी कंट्रीज को भी। पर अफ्रीकन कंट्रीज का क्या? वहां से आप जीन उठा के ले आके उस पर रिसर्च करोगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए। तो सिंथेटिक बायोलॉजी और डेवलपिंग कंट्रीज का सब पार्टिसिपेशन, इंडिजिनस रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में बात की गई है काली में। काली कहाँ? कोलंबिया में। ये बात की गई कि इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज जो हैं, ईबीएसएस, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें जो क्रिटिकल वल्नरेबल पार्ट है उनको बचाने के लिए फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा। अब इंडिया ने भी कई चीज़ें की। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान अपडेट किया और उसमें जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वाले जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है फ्रेमवर्क के, उसको भी ऐड किया है। भारत ने बोला है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है हम उसको 2030 तक उल्टा कर देंगे, यानी पलट देंगे, और 2050 तक हम हार्मनी के साथ रहने लगेंगे एनवायरमेंट में। हमने बोला है 81,000 करोड़ हम खर्च करेंगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो पहले 32,000 करोड़ था। हमने बोला है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस का सहारा लेंगे ताकि हम अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें, और कहा है कि हमारी 30 बिलियन की जरूरत है इंटरनेशनल फंडिंग के थ्रू, ताकि हम टोटल $200 बिलियन का गोल अपना पूरा कर सकें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के ऊपर, इसकी फंडिंग के ऊपर। तो भारत ने भी अपनी जो मैकेनिज्म है उसको शिफ्ट कर लिया है। अब याद रखना, कुनमिंग में क्या हुआ, बाकू में क्या हुआ, यूएई ने क्या कहा, फंडिंग में क्या दिक्कत है, ये आपके सीबैम क्या है, बेसिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सीबीडी क्या होता है, कौन सा मुद्दा यहाँ उछल रहा है, जेनेटिक सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक्स का इसमें क्या रोल है, सब मैंने डिस्कस किया आपके साथ अभी।
और ये बोला गया कि भारत ने अपना एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान जो 2024 से लेकर 30 तक के लिए डिक्लेयर किया था कोलंबिया में, वो भी सामने आया है। इसमें बोला है कि हम कैसे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे 1999 के बाद, जहां पर हम इसको अलाइन करेंगे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ, जो मेजर एरियाज उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हम 30% जो हमारा टेरेस्ट्रियल और मरीन एरिया है उसको 2030 तक प्रोटेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, देश की इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज में भी ग्रोथ होगी, इकोसिस्टम रिस्टोर करेंगे, थ्रेट्स को कम करेंगे। ये सारी बातें भारत ने भी करी हैं। तो ये सब बातें भारत ने की कहाँ पर? काली में। काली कहाँ? कोलंबिया। कोलंबिया में क्या हो रहा है? सीबीडी की COP16। ठीक है, अब कंफ्यूजन मत करना, CBD COP16 है और वहां बाली में, वहां सॉरी जो आपका बाकू में हो रहा है वो COP29 है। ठीक है, ये CBD का है इसलिए COP16 है। कंफ्यूज मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है, वो जो है क्लाइमेट चेंज वाला प्रोटेक्शन का है। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुई, दोनों का नंबर भी अलग है। अब इससे थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो जो शेर उछला था असल में वो गया कहाँ से था? उड़ीसा से। और उड़ीसा को वो शेर वापस मिला वहां जब वो लोग बाकू में गए, मतलब मजाक कर रहा हूँ। बाकू में कॉन्फ्रेंस हुई, हमने फोटो में देखा एक शेर, जैसे वो शेर गलती से वहां पहुंच गया उसी तरह यहां भी एक शेर जा रहा है, यानी एक टाइगर जो महाराष्ट्र से जा रहा है। और पहली बार उड़ीसा जैसे राज्य को एक टाइगर मिल रहा है, जिसके अंदर महाराष्ट्र एक टाइगर को उड़ीसा भेजा जा रहा है, ताकि टाइगर्स की डाइवर्सिटी और बढ़ सके। ताकि ज्यादा अगर एक ही जगह जानवर रहते हैं, मान लो टाइगर अभी एक ही जगह जा रहा है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में जा रहा टाइगर्स अगर रह जाए और वहां कुछ बीमारी हो तो सारे टाइगर्स मारे जाएंगे। ये दिक्कतें लायंस के साथ भी, इसलिए लायंस को भी रिलोकेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि सारे के सारे एशिया के जितने लायन हैं सब एक ही जगह है, गुजरात में, गिर में। लेकिन वो लोग उसको देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है, सिंपलीपाल में पहला टाइगर आ रहा है उड़ीसा का, जो महाराष्ट्र से आ रहा है। और ये तदोबा जो टाइगर रिजर्व है वहां से निकल के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में वहां जाने वाला है। ठीक है, तदोबा नेशनल पार्क ये आपको यहाँ दिख रहा है, महाराष्ट्र में बिल्कुल कोने की साइड में है। ठीक, और सिंपलीपाल जाएगा। सिंपलीपाल प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी है। एक बड़ा एलिफेंट रिजर्व भी है, मयूरभंज में पड़ता है, जहां पर 2-4 इंपॉर्टेंट ट्राइब जैसे मनकिरदियाज और इरंगा खारियाज, ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्राइब्स भी रहते हैं। कौन सा इलाका है? मयूरभंज। मयूरभंज का डांस भी बहुत फेमस है, मयूरभंज की छाँव। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैक टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन तरह की चीज़ों से ये एक टाइगर अब जा रहा है कहाँ? उड़ीसा में, सिंपलीपाल। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? महाराष्ट्र से आ रहा है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो पाए। तो ये मराठी टाइगर पहुंच रहा है उड़ीसा, ये उनका पहला मराठी टाइगर होगा जो महाराष्ट्र से आने वाला है। कहाँ पर जाएगा? सिंपलीपाल में। ठीक, सिंपलीपाल में अभी कौन से टाइगर जो फेमस है? व्हाइट वाले। और इसके अलावा एक और बात हुई है, एक और टाइगर रिजर्व भारत में घोषित किया गया। कहाँ पर? गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। इसको इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व और इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया का 56 और छत्तीसगढ़ का चौथा। और कहाँ पर है ये? तो बिल्कुल ये मध्य प्रदेश झारखंड के बॉर्डर के पास है, और ये बांधवगढ़ और पलामू के बीच में एक तरह से स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हसदेव, गोपद और बारंगा। यहाँ पर साल के बहुत सारे ट्रीज हैं। हमने बात जब की तो NTCA की भी बात करते हैं, जिसको 2006 में बनाया गया था, ताकि टाइगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और भारत में, दुनिया में सर्वाधिक टाइगर आश्रय भारत में ही है, और कंजर्वेशन के मामले में बहुत आगे है भारत। तो कौन इसके कंपोजिशन है? वाइस चेयरपर्सन के जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं MOEFC के, वो होते हैं वाइस चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ स्टेट, और 3 MPs और MOFC सेक्रेटरी, और बाकी लोग इसके मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन की बात आए तो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर मत सही कर देना, जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो ही इसके चेयरपर्सन होते हैं। 56 टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में मराठी टाइगर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तदोबा से। कहाँ जा रहा है? सिंपलीपाल में। सिंपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? मयूरभंज में। मयूरभंज कहाँ है भाई? मयूरभंज की छाँव वाला डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? 56वां छत्तीसगढ़ में बना है। ये कहाँ बना है? गुरु घासीदास वाला। ठीक, NTCA के प्रोजेक्ट के बाद। अब देखो वहां पोल्यूशन भी फैल रहा था उस फोटो में, तो लेड का पोल्यूशन था। और लेड के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इंपॉर्टेंट मेजर्स लें। तो इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग 5.5 मिलियन लोगों की जो डेथ हुई है प्रीमेच्योर, वो इसकी वजह से हुई है। लगभग 816-15 मिलियन बच्चे जो हैं वो रिस्क पर है। देखो ये टॉपिक जो है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि वो कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट का डेटा आपसे नहीं पूछेंगे वो क्या है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि समझिए कि क्या रोल है लेड का। लेड जो है वो बैटरी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी में $100 बिलियन का इनका एक तरह से देखो तो रोल रहता है। लेकिन दुनिया में इसके दुष्प्रभावों की वजह से $6 ट्रिलियन खर्च किए जाते हैं, क्योंकि जो नुकसान होता है लेड के पोल्यूशन की वजह से। कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेड माइनिंग को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोगों की जान जाती ही रहेगी। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक,
आगे आते हैं बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग के लिए। बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग जो इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मोहाली में, उन्होंने डेवलप किया। अब ये क्या है, जो हमारे फर्टिलाइजर होंगे उसके ऊपर एक नैनो कोटिंग करना है, यानी आप एक नैनो क्ले के थ्रू उनके ऊपर एक कवर लगाओगे। इससे होगा ये कि वो जो फर्टिलाइजर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होंगी। तो उससे क्या होगा कि अभी क्या है कि आप फर्टिलाइजर मतलब लेके जाते हो, खाद अपने खेतों में फैला देते हो, तो खाद धीरे धीरे करके रिस जाती है जमीन में और जमीन को पॉल्यूटेड बना देती है। जब ये बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग होगी, जैसे जैसे पहले नीम कोटिंग की जाती थी यूरिया की, ताकि कहीं और उसको फैक्ट्रीज में इस्तेमाल ना किया जा सके और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी फर्टिलाइजर की बढ़ती थी, अब यहाँ पे नैनो कोटिंग होगी ताकि वो बेहतर तरीके से और एफिशिएंट हो जाए और लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वो बेहतर तरीके से यूज हो पाए बिना सॉइल की क्वालिटी को डिसरप्ट किए हुए। इससे हम एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल बना पाएंगे। देखो ये अनकोटेड फर्टिलाइजर है और ये कोटेड फर्टिलाइजर है, आपने इसको जब आपने कोट कर दिया तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज हो पाएगा। सिंपल बातें बोलो, इसमें जो बात की जाती है वो है रोटरी ड्रम सिस्टम। इसको आप ड्रम में डालोगे, ड्रम में घुमा के कोटिंग करके फिर बाहर निकालोगे, तो इससे होगा कि इसमें 80% पोटेशियम जो जरूरत है फर्टिलाइजर को वो भी मिल जाएगा। यानी आपका जो फर्टिलाइजर है उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो, कुछ जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो, और ये धीरे धीरे करके घुलेगा जमीन में, तो आपकी जमीन को भी नुकसान नहीं होगा। ये इसमें सैंड एयरगन भी होती है, जिससे आप धीरे धीरे करके कोटिंग आप कर सकते हो और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। फायदे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट यूज बेहतर तरीके हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा, फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी क्योंकि आप उसको सस्ते दरों पर चीज़ें दे पाओगे। इसको आप 3D अगर नैनो स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर पाओ तो आप इसमें और बेहतर कर सकते हो इसको। तो ये सभी एरियाज हैं जहां पर अभी और काम हो सकता है। किसकी बात हो रही है भाई, नैनो कोटिंग की। बायोडिग्रेडेबल नैनो कोटिंग होगी, ऐसे नहीं सिंथेटिक हो रही है कि वो तबाह नहीं, प्लास्टिक की कर दी और वो खत्म हो जाएगा, नहीं, इट्स बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉसिल फ्यूल इमिशन, जो भारत में 2024 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा, अभी जो है 2024 में 4.6% बढ़ गया, मेजर इकोनॉमी में हाईएस्ट है ये, और दुनिया भर में देखो तो 0.8% की ग्रोथ हुई है, हमने तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया 4.6%। ये ग्लोबल कार्बन बजट के हिसाब से रिपोर्ट आई है, इसमें चाइना, यूएसए, इंडिया, यूयू टॉप पर है। और रिस्क में 50% चांस है कि हमारा जो टारगेट है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल ग्रोथ को रोकना है, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इमिशन हो रहा है। इसमें इंडिया भी अब टारगेट पे आ गया है। ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, एक एनजीओ है जो स्टडी करती है कार्बन साइकिल को, और ये अर्थ सिस्टम पार्टनरशिप द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। और इन्होंने बोला है कि इंडिया में कार्बन फॉसिल फ्यूल का इमिशन, CO2 इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बढ़ गया है क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इस चक्कर में हमें दिख रहा है कि भाई चीज़ें थोड़ी सी बढ़ रही हैं जो नुकसानदायक हो सकती है हमारे लिए और थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब एक चीज़ और है, रिन्यूएबल्स एनर्जी के बारे में एक रिपोर्ट आई है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है उसमें थोड़ा चेंज किया गया। हमने यहाँ एक रिपोर्ट कह रहा है कि भारत में केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ गया है फॉसिल फ्यूल के थ्रू 4.6% के हिसाब से, जो बहुत दुखदायक है। अगर ऐसा होता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन इंडिया ने धीरे धीरे कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छे काम क्या किए हैं, हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको इंप्रूव किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने, MNRE ने, ये बताया है कि जो हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर गई है, 13% इंक्रीज की गई है। अब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 24.2 गीगावाट हो चुकी है। इतनी हमारी रिन्यूएबल इंस्टॉल कैपेसिटी नई ऐड की गई है, इतना परसेंट बढ़ गया है, इतना बढ़ा है, इतना प्लस हुआ है पहले के मुकाबले। तो टोटल कैपेसिटी पहले हमारी कितनी है, ओवरऑल कैपेसिटी है 452.69 गीगावाट। ये टोटल हमारी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी में 452 में से ऑलमोस्ट 50% के आसपास 203.18 गीगावाट इज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और ओवरऑल नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो है 211.36 गीगावाट। यानी रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से हम लगभग, हमारा जितना इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 46.3% जो है हम वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करते हैं। यानी हम दुनिया में फोर्थ हो गए हैं ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में। कितनी रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास कैपेसिटी है जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के थ्रू लेके आ जाएंगे। अभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो 143.94 गीगावाट इंप्लीमेंटेशन के अंदर है, 86 गीगावाट का टेंडर दिया जा चुका है। तो भारत चौथे नंबर पे आ चुका है इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में। टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है 452, इसमें हमारा रिन्यूएबल कितना है 203। ठीक, तो अभी भी पिछले साल के मुकाबले में देखो तो हमने ग्रो किया है 13.5%। ये डेटा भी हमें याद रखना है। एक चीज और है जो न्यूज में थी, सी रेंचिंग और आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या है कि हमारे
फिशरीज जो है उस सेक्टर को ग्रो करना हम चाहते हैं सस्टेनेबल फिशिंग हो। सस्टेनेबल फिशिंग के लिए 1 मिलियन पोम्पेनो और कोबिया फिंगरलिंग्स होती है, जिनको त्रिवंतपुरम के आसपास जो हमारा कोस्ट लाइन है वहां पर छोड़ा गया है। जो हमारा नेशनल फिशरीज और डेवलपमेंट बोर्ड है ये बोल रहा है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सी रेंचिंग क्या होती है? रेंच मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा मैदान जहां पर अक्सर घोड़े या गायों को पालते हैं बड़े लेवल पे, तो यहाँ सी रेंचिंग करें, जमीन में रेंच होते हैं या घोड़े रखे जाते हैं रेंच में ढेर सारे। लेकिन हम सी रेंचिंग में समुद्र में रेंचिंग करें, तो यहाँ किसकी रेंचिंग करेंगे? हम फिंगरलिंग्स को उगाएंगे, जिससे हमारी मरीन सस्टेनेबिलिटी भी बढ़े। इससे हम उनकी ब्रीडिंग रेडिंग करेंगे, जिससे नॉर्मल नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम उनको ग्रो करेंगे, जिसका हम फिर बाद में किसानों को भी फायदा हो। एक तरह की मछलियां आप यूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, जिससे फायदा हो आपकी प्रकृति को भी, आपके एनवायरमेंट को भी और आपके मछुआरों को भी, जिससे आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और आप समुद्र में एक तरह का रीफ प्रोजेक्ट और रैंचिंग भी कर पाओगे, जिससे सभी को फायदा होता दिखेगा। ठीक, तो ये क्या है? सी रेंचिंग और आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट की बात। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हुआ। ग्रैप 4 क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब भी भारत में दिल्ली शहर के अंदर या एनसीआर के आसपास, जो न्यू दिल्ली का कैपिटल रीजन है, इसके आसपास जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैप लागू हो जाता है। यानी जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मेजर स्ट्रिक्ट होते चले जाएंगे। तो क्या है ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, जो एमसी मेहता का केस था 2017 में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला कि नहीं, अब हम ग्रैप लेके आ गए हैं। तो ग्रैप के अंदर क्या होता है कि एक कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रैप का मेजर बढ़ता चला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर हमने स्टैब्लिश की है, CAQM, जो देखती है कि ग्रैप को किस हद तक लागू करना है। ये IMD का डेटा और IITM का डेटा देख के डिसाइड करती है कि अभी पोल्यूशन का लेवल क्या है। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता चला जाता है, यानी जितना और रेड होता चला जाएगा, जितना पुअर होता चला जाएगा, उसी प्रकार से ग्रैप के मैकेनिज्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। कि जैसे अगर आपका स्टेज 4 आ गया है तो जो डीजल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती एनसीआर में, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, जनरेटर्स नहीं चल सकते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकी जाएगी, स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएंगी। ग्रैप 3 अगर आ गया तो उसमें फिर अलग अलग प्रोविजन है। इस तरह से अलग अलग प्रोविजन है जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके और एयर क्वालिटी को बचाया जा सके। अब याद है कि वहां पर वो शेर भी परेशान था, पीछे बहुत सारा पोल्यूशन था, तो उसकी बात आ गई। अब देखो वहां रिवर्स और नदियां, समंदर सब प्रदूषित हो रहे हैं, तो एक चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू वाटर एक्ट रूल्स नोटिफाई किए हैं। यहाँ पर जो नए रूल आए हैं इसमें फोकस किया गया कि कैसे वाटर पोल्यूशन को कम किया जाए। अब लेकिन भारत की सरकार के नियम हमेशा थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े कहीं कहीं होते हैं। इसमें क्या है जरा देखते हैं। खास बात, कुछ चीजों को लेकर विरोध भी इसका हो रहा है। पहली बात, जो नए रूल आए हैं इसमें पहले ना क्या था कि क्रिमिनलाइज था ये सब कुछ, कि अगर आपको पकड़ लिया पोल्यूशन करते हो तो आपको जेल नहीं जाएंगे, उसको हटा दिया है। बदले में फोकस किया गया पेनल्टीज के ऊपर, कि अगर आप कुछ वायलेट करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, ना कि आपको क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए। कुछ इंडस्ट्रीज को व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री बना दिया गया है, यानी मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री जिससे पोल्यूशन नहीं फैलता, तो ऐसी पोल्यूशन ना फैलाने वाली कंपनी को कोई प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नॉर्मली आप कोई अगर कंपनी खोल रहे हो तो आपको जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत परमिशन लेनी पड़ती थी, क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर एक व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री आपकी है जो पोल्यूशन फैलाती ही नहीं, तो आपको जाकर जबरदस्ती पहले में परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। अब ये अमेंडमेंट दिया गया कि गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है अगर कोई वायलेशन हो रहा है, पेनल्टी किसी पे लगनी है तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे लगेगी, उसके लिए गवर्नमेंट खुद से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है जो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल का होगा। और वो इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं वो आप CPCB, SPCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह में कंप्लेन हो सकते हैं और ये इनके अंदर एक्ट करेंगे। तो पहली बात भाई, अभी तक जो एक्ट था वो क्या था? ये एक्ट ऐसा था कि भारत में 1974 में एक्ट आया था कि वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जो सोर्सेज हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, जो इंडस्ट्री से वेस्ट जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए कई तरह के पेनल्टीज, ऑफेंसेस लगाए गए थे। तो इसके अंदर लगभग 15 राज्यों को, और अब तो लगभग 25 राज्यों में एक फोकस्ड है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर आपने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था, स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड बनाया था। यहाँ बात की गई थी कि अगर कोई एक इंडस्ट्री लगने वाली है तो उसको पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा कि वाटर पोल्यूशन आपकी वजह से हो तो नहीं रहा, आपका वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता है, प्रॉपर गाइडलाइन थी, इसका आपको पालन करना पड़ता था। लेकिन जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर थोड़े चेंजेस किए गए। पहले क्रिमिनल चार्जेस थे, अब उसको पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो वाइट इंडस्ट्री है उनको परमिट नहीं लेना पड़ेगा, और एक आप ऑफिशियल न्यूट कर सकते हैं पेनल्टी डिसाइड करने के लिए। एक बोर्ड बनाए गए थे जो कि देखता था, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनका काम था ये वाटर क्वालिटी को चेक करना, कि ये श्योर करना कि सीवेज का डिस्चार्ज ना हो नदियों में, पेनल्टी लगाना वायलेशन करने के ऊपर, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना कि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर
किस तरह से काम किए जा रहे हैं। अब भाई नतीजा क्या हुआ वो तो आप और मैं जानते हैं, रियलिटी तो हमें पता है, पर चलो गवर्नमेंट ने और चेंजेस किए हैं तो उसका स्वागत करते हैं, पर दुखदाई है, पर यही है, नदियों का हाल तो हमें पता ही है। और ये तो हो गई कोर कहानी की भाई चलो चलो ये सब कुछ डिसाइड हुआ। अब कुछ रिपोर्ट्स भी न्यूज़ में, जरा रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स एक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। ये किसने रिपोर्ट शुरू किया? तो गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ने। इसमें भारत को 180 देशों में 176वां स्थान मिला है। टॉप पर कौन है? लग्जमबर्ग। यहां पर बोला गया वो देश जो अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो भारत का हालत बहुत बुरा, भारत को बहुत बहुत निचले स्तर पे इन्होंने रखा है। कहा कि भारत भाई साहब बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा। तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसमें इंडिया को रैंक मिली है 176 आउट ऑफ 180, यानी लैंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, गवर्नेंस कैपेसिटी, फ्यूचर ट्रेंड, सब में भारत पिछड़ दिया। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 वाली जो आई है, ग्रीन वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ग्रीन वॉच की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रीन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसने रिपोर्ट जारी की है। इसमें 4 कैटेगरीज देखी जाती है 14 इंडिकेटर के साथ, ग्रीन गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी। इसमें बोला गया है कि जो इसके टॉप 3 रैंक है उसमें कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसा काम नहीं किया। चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे नीदरलैंड, 6ठे पे यूके है। इंडिया को इसमें 10वें रैंक पे डाला गया है। और इंडिया की पर कैपिटा इमिशन जो बहुत कम है, 2.9 टन है, जो कि ग्लोबल एवरेज है 6.6 टन्स। तो उसके मुकाबले भारत में तो बहुत कम ग्लोबल एवरेज है। और इंडिया ने कई सारे रिन्यूएबल्स के एरिया में काम भी किया। हमने देखा कि रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारी इंक्रीज भी हुई है। कितना है भाई, क्या नंबर था याद है कुछ? कितने परसेंट इंक्रीज हुई रिन्यूएबल कैपेसिटी में और कैसे ग्रो किया गया? तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि भारत ने अच्छा काम किया है, पर अभी भी भारत बहुत ज्यादा कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसे बदलने की जरूरत है। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। फिर एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट आई है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक लेके आती है, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें बोला गया है कि इंडिया ने बोला है 2070 तक वो नेट जीरो पर पहुंच जाएंगे, यानी 85% रिडक्शन करेंगे फॉसिल फ्यूल सब्सिडी में, और कोल पे टैक्स लगाएंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ हो सके। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जीएसटी के अंदर जो है वो दिखाता है कि कंसिस्टेंटली क्लीन एनर्जी के ऊपर भारत इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट स्टेट की रिपोर्ट भी आई है, जहां बताया कि 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल होने वाला है ड्यू टू एल नीनो। ये वार्मेस्ट डिकेड था जो पिछला गुजरा। अंटार्कटिका की आइस जो है सेकंड लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। एल नीनो की वजह से ग्लोबल पैटर्न लगातार प्रभावित हो रहे हैं। हमारे लिए खतरे की बातें बढ़ती दिख रही हैं। फिर एक रिपोर्ट है जो कुछ स्पीसीज हैं वो न्यूज़ में रही, वो क्या है? एशियाटिक गोल्डन कैट, अफ्रीकन पेंगुइन, यूरेशियन ऑटर, इंडियन बिसन और सीनियम एनरिकम, जिसको हाल में ही ईस्टर्न घाट में देखा गया। इन सब जानवरों के बारे में जरा जानते हैं। पहले बात है एशियाटिक गोल्डन कैट की। इसको असम के मानस नेशनल पार्क में देखा गया। ये नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, नेपाल तिब्बत के आसपास। तो इंडिया में पहले बहुत टाइम से देखा नहीं गया, इसको दोबारा देखा गया, लगभग नियर थ्रेटेंड है। तो शेड्यूल 1 के अंदर आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अपेंडिक्स 1 में साइट्स के। नॉक्टर्नल है, यानी केवल रात को जनरली शिकार पे निकलने वाली कैट है ये। फिर एक अफ्रीकन पेंगुइन। अब आप कहोगे अफ्रीका में पेंगुइन कहाँ है? साउथ अफ्रीका के पास भी आपको पेंगुइन मिल जाता है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन के हिसाब से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अफ्रीका, नामीबिया और पोर्ट एलिजाबेथ या फिर डायर आइलैंड के आसपास आपको पेंगुइन देखने को मिलती है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सबसे स्मॉलेस्ट पेंगुइन होती है ये, और ये अफ्रीका का निचला इलाका हुआ वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन नामीबिया, पोर्ट एलिजाबेथ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यूरेशियन ऑटर, तो ये ऑटर पुणे में रेस्क्यू किया गया। स्पीसीज को यहाँ पर साइट किया गया बड़े समय बाद। ये भी लगभग थ्रेटेंड है। क्लीन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहता है, दुनिया भर में पाया जाता है, इंडिया में कम मिलता है। हिमालयन फुटहिल में मेजरली आपको ऑटर देखने को मिलेगा। तो इसकी साइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको रेस्क्यू किया गया, जरूर कोई उठा के लाया होगा। तो ये एल्यूसिव सॉलिटरी रहने वाला जानवर है, नॉक्टर्नल है। फिर इंडियन बिसन, जिसे गौर कहते हैं, पहली बार एनिमल का सेंसस किया गया डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे काउंट किया गया पहली बार। तो ये इंडिया में वल्नरेबल के लेवल पर है आईयूसीएन में, शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को लेकर नेटिव हैं, काफ़ी संख्या में भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इनके भी नंबर्स गिर रहे हैं। फिर सिनम एंद्रिकम, आंध्रा में मिला, आंद्रिकम से आंध्रा आप समझ सकते हो। ये वाइट फ्लावर्स हैं जो ब्लूम करते हैं, एलिप्टिक लीव्स होते हैं इनके। इनके बारे में ज़रा डेटा नहीं है, तो ये डिस्कवर किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज न्यूज़ थी, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर ली। और अब इस इमेज के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। कहाँ पर सीबीडी सीयूपी 16 हुआ है या सीबीडी 16 हुआ है? सीबीडी कौन सा हुआ है, सीयूपी कौन सा हुआ है, काली में कौन सा हुआ है, और दूसरा कहाँ हुआ था? कुल्लू में नहीं, काली में था, और
कहाँ? बाकू में क्या क्या डिसीजन लिए गए, सीबीएम क्या है, टाइगर कहाँ मिला, कहाँ का टाइगर कहाँ गया, महाराष्ट्र टाइगर कहाँ गया, सिंपलीपाल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इमेजेस के थ्रू आप उसको रिवाइज करो कि भाई अच्छा ये वाली इमेज इससे रिलेट कर सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।